देखो एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिसीजेस कौन सी दी हुई है, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। अब इनके कॉजेटिव एजेंट जो हैं वो सिर्फ टाइफाइड और निमोनिया के दिए हैं। टाइफाइड का कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी, और निमोनिया के कौन से हैं, दो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अपने को ये तो याद रह जाता है पर ये हम भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वायरल में देखो कॉमन कोल्ड जो है वो ग्रुप ऑफ वायरस है, ये रहीनो वायरस है ना, ये ग्रुप ऑफ वायरस है, इसके कारण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटोजोन की, प्रोटोजोन से दो बीमारियां दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में, मलेरिया एंड अमीबियासिस। अब मलेरिया हमें पता है, सिंपल सी बात है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। अब मलेरिया भी यहां पे 3 टाइप का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अब जो ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, ये वाला मलेरिया सबसे डेंजरस, खतरनाक होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ठीक है। और दूसरी प्रोटोजोन की डिजीज कौन सी है, अमीबियासिस, ये नाम से ही हो जाएगी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और हेलमिंथिक डिजीज की बात करें तो एनसीईआरटी में दो हैं, एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, जिसका दूसरा नाम है फिलारियासिस। अब एस्कैरियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, नाम से ही पता लग जाएगा, एस्कैरिस। और एलिफेंटियासिस का क्या है, वुचरेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है फंगल डिसीज की अगर बात करें, फंगल डिसीज कौन सी दी हुई है, रिंगवर्म दी हुई है। अब रिंगवर्म कौन सी फंजाई करती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइक्टोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, क्लियर है, ठीक है। अब देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करें, लिम्फोइड ऑर्गन की कौन से होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी कौन से हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टोन्सिल्स, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स। पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही चिपकाया हुआ है, ठीक है। अब देखो इनका फंक्शन कैसे याद रखना है, सिंपल सी बात है, मान लो कोई सिपाही है, उसको लड़ाई के लिए तैयार होना है और फिर जंग के मैदान में जाना है, तो लड़ाई के लिए तैयार हुआ यहां पे, और जंग का मैदान क्या है, जंग का मैदान है ये, मतलब ये क्या करेंगे, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। यहां पे मैच्योरेशन हुई या डिफरेंशिएशन बोल लो लिम्फोसाइट की, है ना, यहां पे लड़ाई के लिए वो मैच्योर हुए, तैयार हुए। और सेकेंडरी में क्या है, साइट फॉर इंटरेक्शन, मतलब लिम्फोसाइट को यहां पे लड़ने के लिए जगह मिलती है, साइट फॉर इंटरेक्शन मिलती है, क्लियर है। अब देखो अगर ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर दो टाइप का है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है वो स्प्रेड, वो फैलता नहीं है बॉडी में, और मैलिग्नेंट है वो बॉडी में फैल जाता है, और इसके फैलने वाली पावर को ही क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। अब देखो एंटीबॉडीज को कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी सबसे ज्यादा होती है, कौन सी सबसे कम होती है। सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, गेम, सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, गेम, ये गेम लिख लिया, और लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना है। गेम लिख के लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना, ठीक है। मतलब ये अपनी सीरीज क्या कहती है कि सबसे ज्यादा होगी ये, फिर ये, और सबसे कम होगी आईजीई, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। अब इनके फंक्शन को कैसे याद रखें, देखो आईजीजी सबसे ज्यादा है, मतलब इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो पी फॉर पॉपुलेशन, और पी फॉर अपने को क्या याद आ जाएगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करती है, आईजीजी, ठीक है। नेक्स्ट है आईजीए का फंक्शन, देखो इसका क्या क्वेश्चन आता है, सबसे सुपर हिट क्वेश्चन बताता हूं क्या आता है इसका। देखो आईजीए, अब ए बी सी डी ई एफ जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम देखते हैं तो जो ए है वो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट से हमें याद आ जाएगा पहला मिल्क, है ना, ये फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं हम, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रेजेंट होती है, आईजीए। नेक्स्ट है आईजीएम, देखो आईजीएम, एम से हमें याद आएगा मोटी, मतलब जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो सबसे हैवीएस्ट होती है। नेक्स्ट है आईजीडी, देखो इसको ऐसे याद करो, डेसिबल जो होती है ना साउंड की मेजरमेंट की यूनिट, डेसिबल, मतलब डी से आईजीडी और बी से अपने को याद आएगा बी लिम्फोसाइट, तो डी आईजीडी का लेना देना है बी लिम्फोसाइट के साथ। नेक्स्ट है आईजीई, देखो मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, एलर्जी, वर्ड लिखता हूं मैं एलर्जी। अब एलर्जी में इस ई को उठाओ और ई के साथ मैच करा दो, तो एलर्जी में कौन सी होगी, आईजीई। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जो ड्रग्स दी हैं उनको याद करने की ट्रिक, तो सबसे पहले है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को याद करने की सिंपल सी ट्रिक, महाराष्ट्र का पोस्ट ऑफिस, एमएच से महाराष्ट्र और पीओ से पोस्ट ऑफिस, महाराष्ट्र का पोस्ट ऑफिस। अब देखो एम से हमारे पास आया मॉर्फिन, एच से हमारे पास आया हीरोइन, पी से हमारे पास आया पेपेवर सेमनीफेरम, और ओ से हमारे पास आया ओपियोइड्स। अब देखो ओपियोइड्स के बारे में जो भी दिया हुआ है आप एनसीईआरटी में चेक करो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कैनाबिनोइड्स। देखो कैनाबिनोइड्स का प्लांट तो इसके नाम से ही हो जाएगा कैनाबिस स्टाइवा, ठीक है, कैनाबिनोइड्स के नाम से ही हो गया कैनाबिस स्टाइवा, ये इसका प्लांट हो गया जहां से कैनाबिनोइड्स हमें मिलते हैं। अब इसमें बात करते हैं आगे की ट्रिक, तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि कान पे मारना चाहिए अगर आशीष चरस गांजा लेता है तो, ठीक है, चरस गांजा लेना, ड्रग्स लेना बुरी बात है, तो आशीष अगर चरस गांजा लेता है तो उसके कान पे मारना चाहिए, यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। कान पे मारना चाहिए अगर आशीष चरस गांजा लेता है तो कान से हमारे पास आया कैनाबिनोइड्स, मारना से आया मरिजुआना, आशीष से आया हशीश, और चरस गांजा से डायरेक्ट आ जाएंगे चरस और गांजा। अब नेक्स्ट है कोका। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नाम को पकड़ना है। देखो कोका से हमें क्या याद आएगा, कोकेन, कोका से याद आया कोकेन, मतलब इसका दूसरा नाम है कोकेन। अब ये कौन से प्लांट से मिलता है, तो वो भी नाम से ही हो जाएगा एरिथ्रोजाइलम कोका, तो कोका से कोका, ये भी मैच हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो दो वर्ड आपस में सिमिलर हैं, कोका और डोपा, बोल के देखो एक बार, कोका डोपा, कोका डोपा। अब डोपा से क्या है हमारे पास, डोपामीन, मतलब जो कोका है या कोकेन है वो डोपामीन के साथ इंटरफेयर करता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोका। अब लास्ट है हेल्यूसिनेटिंग प्लांट्स, इसकी सिंपल सी ट्रिक है हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे HBD, H से हमारे पास आया हेल्यूसिनेटिंग प्लांट्स, B से आया बेलाडोना मतलब एट्रोपा बेलाडोना, और D से हमारे पास आया धतूरा। दो टाइप की होती है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड, नाम से ही पता लग रहा है, इन्नेट मतलब बाय बर्थ, इन्नेट बाय बर्थ, और एक्वायर्ड मतलब हमने इसको दुनिया में आने के बाद एक्वायर किया है, मतलब इसको हमने आफ्टर बर्थ एक्वायर किया है, ठीक है। इम्यूनिटी दो टाइप की, इन्नेट बाय बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। अब वन बाय वन करेंगे, पहले इन्नेट फिर एक्वायर्ड। तो स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के साथ। देखो जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। देखो इन्नेट इम्यूनिटी की सिंपल सी ट्रिक है P2C2, क्या है P2C2, P2C क्या आया हमारे पास, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, और C2 से क्या आया, सेलुलर एंड साइटोकाइन। अब देखो वन बाय वन करते हैं। देखो फिजिकल के लिए सिंपल सी चीज याद रखनी है, फिजिकल के लिए हमें याद रखना है बॉडी की कवरिंग। अब देखो बॉडी की आउटर कवरिंग क्या होती है, स्किन, और इनर कवरिंग क्या होती है, म्यूकस। फिजिकल में आएगी बॉडी की कवरिंग, बॉडी की आउटर कवरिंग स्किन और इनर कवरिंग म्यूकस, तो फिजिकल में आ जाएंगे स्किन एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल, देखो फिजियोलॉजिकल की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं, फिर से बता रहा हूं, फिजियोलॉजिकल में बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं उनको डाल दो फिजियोलॉजिकल में। देखो HCl स्टमक में, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स, ठीक है, बॉडी की सारी एसिडिक सिक्रीशन HCl, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स। अब नेक्स्ट है सेलुलर। देखो सेलुलर की बहुत सिंपल ट्रिक है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको डाल दो सेलुलर में। एक बार फिर से, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको हम डाल देंगे सेलुलर में। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, बहुत सिंपल है, सारी WBC है और उसको हम डाल देंगे सेलुलर में, और सारी काम आती है इम्यूनिटी में। लास्ट है साइटोकाइन। अब साइटोकाइन वर्ड में आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहा है IN इन, ठीक है, साइटोकाइन में आ रहा है IN इन, और इन से हमें याद आ जाएगा इन इंटरफेरोन। साइटोकाइन में आ रहा है इन, और इन से हमें याद आ जाएगा इंटरफेरोन। बस इसमें इतनी ही बात याद रखनी है, सिंपल है। हम इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको देख के घबराना मत, एक एक वर्ड क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देखो हमने जब इनेट इम्यूनिटी की बात की तो कहीं भी एंटीबॉडी की बात नहीं की, तो यहां हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंटीबॉडी के कंसेप्ट को। सिंपल है, एक चीज याद रखेंगे, A फॉर एक्वायर्ड, A फॉर एंटीबॉडी, ठीक है, A फॉर एक्वायर्ड, A फॉर एंटीबॉडी। अब देखो एंटीबॉडी लाए कहां से, तो इसके भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम एंटीबॉडी को खुद बना लें यानी सेल्फ, या हम एंटीबॉडी को कहीं बाहर से ले लें यानी नॉन सेल्फ। अब नाम से ही पता लग रहा है एंटीबॉडी अगर हमने खुद बनाई मतलब हमने अपनी एनर्जी खर्च की तो उसको बोल देंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और कहीं हमने बाहर से अगर एंटीबॉडी को लिया तो उसको बोल देंगे पैसिव इम्यूनिटी। इतना क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव।
अब देखो एक्टिव में एक बात तो क्लियर है कि हमने एंटीबॉडी को खुद बनाया था, तो खुद बनाने के भी दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। ठीक है, एंटीबॉडी को या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। तो नेचुरली बनाएंगे तो हो गई नेचुरल, बनवाई जाए तो हो गई आर्टिफिशियल। इसका एग्जांपल है नेचुरल इन्फेक्शन, जैसे हमें जुकाम होता है कॉमन कोल्ड, और ये है वैक्सीनेशन कि हमसे बनवाई गई, बनाई हमने पर हमसे बनवाई गई। इसके एग्जांपल है टेटनस और पोलियो। अब बात करते हैं पैसिव की। देखो पैसिव में क्या था, हमने एंटीबॉडीज को कहीं बाहर से लिया था, तो बाहर से अगर हम एंटीबॉडीज को अपनी मदर से लेंगे तो उसको बोल देंगे नेचुरल। ठीक है, नेचुरल सिंपल सी बात है, हमारा मदर के साथ नेचुरल रिश्ता होता है, क्योंकि हम मां का दूध भी पीते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम मदर के साथ ब्लड के कॉन्टेक्ट में भी होते हैं, तो ये हो गया नेचुरल पैसिव। ठीक है, और आर्टिफिशियल, अगर हमारे को एंटीबॉडीज दे डॉक्टर अगर एंटीबॉडी दे, जैसे हमें सांप ने काट दिया, तो सांप ने काट दिया तो हम एंटी वेनम लगवाने जाएंगे, तो वो कौन देगा हमें, डॉक्टर। तो क्या हो गई आर्टिफिशियल। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूअर्स यीस्ट किसको बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट सैक्चरोमाइसिस सर्विसियाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। अब देखो ये एक जगह पे कर लेते हैं। देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, देखो पॉलीस्पोरम, स्पोरम से याद आ जाएगा स्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम ब्यूटायरिक एसिड, एस्परगिलस नाइगर साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो टाइप की होती हैं, या तो विदाउट डिस्टिलेशन या विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी होती है, बियर, वाइन, और विद डिस्टिलेशन विस्की, रम एंड ब्रांडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, इसका आंसर है स्टेटिन। अब देखो स्टेटिन, स्टेटिक क्या होता है, स्टैटिक होता है मतलब हम एक जगह पे खड़े रहे, मूवमेंट ना करें, तो हम एक जगह पे खड़े रहेंगे हमेशा, मतलब भागदौड़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना। और ये कहां से मिलता है, मोनेस्पस पुरपुरस। ठीक है, और एक इसी के साथ आपको कंफ्यूज करेगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले के साथ, क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कहां से मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियरेंस ऑफ बोटल्ड फ्रूट जूस। फ्रूट जूस, जो बोटल्ड फ्रूट जूस होता है वो किससे क्लियर किया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पैक्टिनेस एंड प्रोटीएसिस। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसकी फुल फॉर्म बताओ, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट भी एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैसेस। बायोगैसेस कौन सी होती है, देखो ये मैंने बड़ी मीथेन बड़े साइज में इसलिए लिखी है क्योंकि सबसे ज्यादा मेन जो होती है मीथेन होती है, और कौन सी CO2 भी होती है, थोड़ी बहुत H2 भी होती है। ठीक है, अब देखो मिथेनोजीन्स जो बैक्टीरिया वो कहां पे पाए जाते हैं, र्यूमन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं। अब एक एनसीईआरटी की लाइन बोलने जा रहा हूं, है ना, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एफिड्स एंड मॉस्किटो कंट्रोल्ड बाय लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्यूलोवायरस। देखो बैक्यूलोवायरस जो होते हैं वो किस काम आते हैं, इंसेक्टिसाइडल होते हैं ना, इंसेक्ट्स को मारने में काम आते हैं। अब इनकी खासियत क्या है ना, बैक्यूलोवायरस का जो इंसेक्टिसाइडल एक्शन होता है वो कैसा होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम, इसलिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, फंगस और प्लांट के बीच का रिश्ता। ठीक है, अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लोमस की जो स्पीशी होती है, ग्लोमस की, उनमें माइकोराइजा ज्यादातर पाया जाता है। जीरो टाइम वेस्ट, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए डेवलप्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन इनिशिएशन। ठीक है, रेप्लीकेशन की इनिशिएशन के लिए कौन सा सीक्वेंस, ओराई, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर, किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, कौन सा? प्लाज्मिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स ऐसे एंजाइम जो लिंक्स या ज्वाइन, कुल मिला के जो फेविकोल का काम करते हैं, वो क्या होते हैं? डीएनए लाइगेज जहां वर्ड आ जाए मतलब जोड़ना। EFB की फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हिंद 2। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इको R1 नहीं लिखना है, हिंद 2 लिखना है। फर्स्ट मतलब पहले नंबर पे अपने देश को रखना है, हिंदुस्तान को रखना है, इको R1 नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं वो एंजाइम्स की कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं? न्यूक्लियेसिस, है ना, नाम में ही आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, तो न्यूक्लियेसिस उनकी क्लास है। अब ये डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुई है, कितनी हुई है? लगभग 900 हुई है। और कहां से हुई है? मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, कौन सी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स यूज होता है वो है एगारोस जेल। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम, डीएनए फ्रेगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से? एगारोस जेल से। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगारोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड टू स्टेन डीएनए? इथिडियम ब्रोमाइड। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ रिकंबिनेंट डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। देखो, डीएनए का सेल में इंसर्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर बात है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, नाम में ही आ गया थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो इंजेक्शन, रिकंबिनेंट डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एनिमल सेल। यहां पे प्लांट सेल नहीं है, माइक्रो इंजेक्शन जब बात की जाए तो एनिमल सेल है। इसको याद ऐसे रखना कि इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन हम ह्यूमंस को लगाए जाते हैं ना कि प्लांट्स को, तो एनिमल है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड डीएनए इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड फॉर डीएनए आइसोलेशन, चिल्ड इथेनॉल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम, वो क्या करते हैं? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए अपटेक की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। क्लियर बात है। लास्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसको ऐसे याद रखना पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। देखो, एस ब्लॉक से सेपरेशन, पी ब्लॉक से प्यूरिफिकेशन, और इनका रिजल्ट क्या है? डी ब्लॉक, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। क्लियर है? थैंक। अपने नए चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और पेंसिल भी खतरनाक है, शक्तिमान वाली पेंसिल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये फुल फॉर्म देखो, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ी काम की चीजों पे आते हैं। देखो, यहां पे एनसीईआरटी में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस दी गई हैं। बेसिकली बताया क्या गया है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम अपनी खेती में क्या चेंज ला सकते हैं। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। जैसे ठंड ज्यादा पड़ गई, हीट ज्यादा पड़ गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो उनके खिलाफ हम अपनी खेती को, अपनी फसलों को ज्यादा टॉलरेंट बना सकते हैं उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, और क्या है? केमिकल पेस्टिसाइड, है ना, कि हम ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें खेतों में, अपनी फसलों में, कि वो केमिकल पेस्टिसाइड पे कम डिपेंड करें। हाँ, खुद ब खुद अपने जो भी कीड़े वीड़े हैं उनसे निपटने लग जाएं।
हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जो खेती की कटाई के बाद जो लॉस होता है उसको हमें रिड्यूस करना है। मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल हम 10 किलो कैल्शियम डाल के 100 किलो गेहूं पैदा करते हैं, तो हम एफिशिएंसी बढ़ाएं कि 10 किलो कैल्शियम डाल के हम 200 किलो गेहूं पैदा करें, है ना। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, है ना। और क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम जेनेटिकली, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो फूड है, फॉर एग्जांपल राइस है, गेहूं है, अपना जो भी फूड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल गोल्डन राइस बताया गया है। गोल्डन राइस क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, और उसकी खास बात क्या है, उसमें विटामिन ए की मात्रा नॉर्मल राइस के मुकाबले अच्छी खासी है, ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बीटी कॉटन पढ़ेंगे, और बीटी कॉटन को जिस फ्लो में मैं बताऊंगा ना, उस फ्लो में करना कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो सिंपल तरीके से बिल्कुल मेरी बातों को सुनना, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस आ गया तो जाहिर सी बात है ये एक बैक्टीरिया है। तो एक बैक्टीरिया है जिस भाई साहब का नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अब इन भाई साहब की खास बात क्या है, इस बैक्टीरिया की खास बात क्या है कि ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन की खास बात क्या है कि वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। इंसेक्टिसाइडल, देखो साइडल जहां वर्ड आ जाए मतलब मारने वाला, किल करने वाला। इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट को किल करने वाला प्रोटीन ये वाला बैक्टीरिया अपना बनाता है, पहली बात है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्रोटीन बना रहा है तो ये प्रोटीन, इसके अंदर कोई जीन रहा होगा ना, इसके अंदर कोई जीन रहा होगा, उसी की वजह से तो ये प्रोटीन बन रहा है। इतनी बातें पता चल गई। ठीक है, अब ये कौन से इंसेक्ट को मार सकता है, कौन से लेपिडोटेरेंस, कोलियोटेरेंस, डाइटेरेंस, एनसीईआरटी में लिखे हुए। लेपिडोटेरेंस में टोबैको, वर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म ये वाले आ जाएंगे, कोलियो वाले में बीटल्स आ जाएंगे, और डाइटेरेंस में फ्लाइज, मॉस्किटो। पहली चीज क्लियर है, ये वाला बैक्टीरिया है और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, और किस किस इंसेक्ट को मार सकता है, इन इंसेक्ट को वो मारता है। ठीक है, अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि ये प्रोटीन अगर इतना टॉक्सिक है, इतना खतरनाक है, तो ये इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता ना। इसने इंसेक्ट तक को मार दिया, तो बैक्टीरिया क्या चीज है, बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा। ठीक है, तो इस चीज का हम जवाब देने जा रहे हैं कि इसने बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा। देखो ये अपने पास बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है जो अपना बैक्टीरिया है ना, और ये प्रोटीन बनाता है कैसा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। अब खास बात क्या है, इसने खुद के अंदर जब वो प्रोटीन बनाया तो वो इनएक्टिव स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है, मतलब वो अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, बट क्या है, बट जब वो इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो इंसेक्ट के गट की, है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल है इंसेक्ट की, वहां की जो पीएच है वो एल्कलाइन है। ठीक है, अब क्या है, इस इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को जब एल्कलाइन पीएच मिलेगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव कहां होगा, जाहिर सी बात है इंसेक्ट के अंदर वो एक्टिव हुआ। अब इंसेक्ट के अंदर वो एक्टिव हो गया तो क्या है, वो एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर गया, वहां क्या है, उसने अपनी विनाश जो तबाही मचानी थी वो शुरू कर दी, और एंड रिजल्ट क्या आएगा कि इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि भाई इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है जो इंसेक्ट्स को मारने में कैपेबल है। तो अब हमें ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने अपना दिमाग दौड़ाया, तो इस बैक्टीरिया से हमने वो जीन निकाल दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं बीटी कॉटन की। देखो कॉटन क्या होता है, अपनी कपास की खेती। ठीक है, तो कपास की खेती में एक दिक्कत है कि इंसेक्ट इसको खराब कर देते हैं, है ना, कपास की खेती को इंसेक्ट खराब कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, उसका इलाज करना है। तो हमने क्या किया, देखो इस बैक्टीरिया के अंदर जीन था, जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना रहा था। तो हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया से वो जीन उठा के इस कॉटन के प्लांट में डाल दिया। ठीक है, देखो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस और ये कॉटन अपना बीटी कॉटन बन गया, है ना। इस कॉटन के अंदर वो जीन डाल दिया। अब क्या है, ये कॉटन वो वाला प्रोटीन बना सकता है। मतलब क्या है, जब इंसेक्ट इस कॉटन को खाएगा तो इंसेक्ट के अंदर ये वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, यहां पे ये थोड़ा याद रखना कि कौन से जीन है जो किस को कंट्रोल करते हैं। जैसे Cry1AC और Cry2AB किसको कंट्रोल करेंगे, कॉटन बॉल वॉर्म्स को, और Cry1AB कॉर्न बोरर को। इसकी ट्रिक भी है जो आगे आपके सामने अभी प्रसारित हो रही है।
हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो क्राई AB1 जीन है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, और जो क्राई AB2 एंड क्राई AC1 जीन है वो कंट्रोल करते हैं कॉटन बोलवर्म्स को। अब मेन चैलेंज है इनको याद कैसे करें। देखो जो ये AB है, AB को हमने सिंपली बना देना है अमिताभ बच्चन, ठीक है, A से अमिताभ, B से बच्चन, ठीक है। अब ये है AB1 तो ये है अमिताभ बच्चन। अब AB1 का लड़का होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, AB2, ठीक है। AB1 है अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन का लड़का हुआ, हम उसको बोलेंगे AB2। तो ये हुआ अभिषेक बच्चन। अब हमें पता है कि अभिषेक बच्चन की वाइफ का क्या नाम है, ऐश्वर्या, तो AC1 से हमें याद आएगा ऐश्वर्या। अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ को हम रखेंगे साथ में, तो हस्बैंड वाइफ को हम रखेंगे साथ में, यानी AB2 एंड AC1 को हम रखेंगे साथ में और AB1 रहेगा अकेला। अब बात करते हैं कि इनको कैसे याद करें। देखो हमें पता है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की एक छोटी सी बेटी है। अब छोटी सी बेटी है कॉटन जैसी सॉफ्ट, ठीक है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की एक छोटी सी बेटी है जो कि कॉटन जैसी सॉफ्ट है, तो AB2 एंड AC1 कंट्रोल करेंगे कॉटन बोलवर्म्स को, तो ऑटोमेटिकली AB1 चला जाएगा कॉर्न बोरर को। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंसुलिन के बारे में कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी का अपना क्या रोल है। देखो जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दिया करो, सामने वाला ये लिखा हुआ है ना अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, डायबिटिक पेशेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड। देखो दुनिया में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, पहली बात, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है तो उसके इलाज के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, और बहुत सारे लोगों के है तो भारी मात्रा में इंसुलिन चाहिए। तो भारी मात्रा में इंसुलिन हम कहां से ले रहे थे, हम किसके पैनक्रियाज से ले रहे थे, हम पिग्स एंड कैटल के क्या है पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाल रहे थे और लोगों को जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके इलाज कर रहे थे, ठीक है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि बहुत सारे लोगों को इस इंसुलिन से एलर्जी होने लगी कि जो इंसुलिन एनिमल्स में से निकाला गया है, पिग्स में से, कैटल में से, इनमें से निकाला गया है, उससे क्या है उनको एलर्जी की दिक्कत होने लगी, एलर्जी होने लगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया, बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया। मतलब क्या है, हम एनिमल से अब इंसुलिन नहीं निकाल सकते। अब देखो अपने पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि इंसुलिन आखिर बनाए कैसे, ठीक है। तो कैसे बनाए वो बाद में देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज हुआ, किसने किया वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलिन आखिर होता कैसे है। देखो इंसुलिन क्या है, प्रो इमेच्योर फॉर्म में बनता है, फिर वो मैच्योर होके क्या है पूरा अपना इंसुलिन हो जाता है मेन अपना, ठीक है। और ये वाला ही अपना मेन यूज होना है, तो हमें मैच्योर वाला इंसुलिन चाहिए, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, प्रो इंसुलिन में और मैच्योर में फर्क क्या होता है। जो प्रो इंसुलिन है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ए भी, बी भी और सी भी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। और मैच्योरिटी जब इसको हमने मैच्योर किया है ना, हमने क्या किया खुद ही होता है ना, तो क्या हुआ जो ये सी वाली चेन है ना, ये सी वाली जो चेन है ये रिमूव हो जाएगी, ये हट जाएगी। तो मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ और सिर्फ ए होगी और बी होगी, सी चेन इसमें अपसेंट पाई जाएगी। एक बात दोनों में कॉमन है कि जो ये चेन है ना, ए है, बी है, सी है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और इसमें ए और बी चेन क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब सबसे मेन टास्क जो भी अपनी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, जो भी कंपनी थी, उनके पास मेन टास्क क्या आया कि मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाए। मैच्योर मतलब ऐसा इंसुलिन कैसे बनाए जिसमें सिर्फ ए चेन हो और सिर्फ बी चेन हो, सी ना हो, मैच्योर कैसे बनाए। और उन दोनों को क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां एक कंपनी आती है, अमेरिका की कंपनी में ये कारनामा करके दिखाया। देखो सी पेप्टाइड इज अब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये हम बात कर चुके हैं, सिर्फ ए होती है और बी होती है। नाउ ये एनसीईआरटी की लाइन से पूरी, एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। नाउ मेन चैलेंज इज टू गेटिंग इंसुलिन इन मैच्योर फॉर्म यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। हमारे पास मेन चैलेंज क्या आया कि इंसुलिन हमें मैच्योर फॉर्म में चाहिए, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ी हुई डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो 1983
1983। देखो यहां से दो क्वेश्चन तो सुपर हिट हैं। 1983 वाला ये भी सुपर हिट है, और कंपनी का नाम क्या है? एली लिली। ये कंपनी का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रखना है। इन 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, उसने क्या किया? अब देखो यहां पे मैं आपको हिट पॉइंट बताता हूं। देखो यार बायोटेक्नोलॉजी में ना, ये जो वेक्टर का नाम आएगा तो प्लाज्मिड का ही मेनली नाम आएगा, और बैक्टीरिया का ई कोलाई का ही नाम आएगा, ये कोई खास बात नहीं है। अब इन्होंने मेन क्या किया था? देखो इन्होंने मेन क्या किया, ए चेन को अलग बना लिया, बी को अलग बना लिया, और बाद में क्या है, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, तो मैच्योर इंसुलिन अपने सामने यहां पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है जीन थेरेपी। तो सबसे पहली जीन थेरेपी कब दी गई थी? 1990 में दी गई थी, 1990 में। किसको दी गई? 4 साल की बच्ची को। ठीक है, और क्यों दी गई? क्योंकि उसमें एडीए डेफिशिएंसी थी। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि ये एडीए क्या होता है और उसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है आखिरकार। ठीक है, देखो एडीए क्या है? एडिनोसाइन डी अमाइनेज है ना, ये एक एंजाइम है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एडीए यानी एडिनोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है, अब इसका बॉडी में फंक्शन क्या होता है? ये एंजाइम इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल होता है। तो जाहिर सी बात है, किसी में एडीए की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी तो उसकी इम्यूनिटी क्या है? कमजोर हो जाएगी। ठीक है, जैसा इसके साथ हुआ। ठीक है, अब देखो ये बीमारी होती क्यों है, मतलब एडीए की डेफिशिएंसी हुई क्यों? देखो जाहिर सी बात है, एंजाइम है तो एंजाइम क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है, और प्रोटीन को बॉडी में क्या है? किसी जीन की वजह से फॉर्म होना पड़ता है ना, किसी जीन की वजह से वो प्रोटीन बनता है। तो एडीए भी क्या है? किसी जीन की वजह से बनता है। ठीक है, तो अगर किसी इंडिविजुअल में ये जीन ही उड़ जाए, ये जीन ही खत्म हो, तो क्या है? एडीए नहीं बन पाएगा, तो एडीए डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ये है बेसिक फंडा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एडीए डेफिशिएंसी अगर किसी में हो जाए तो इसको ठीक कैसे किया जाता है? ठीक है, तो इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसकी ठीक करने की कोशिश हम कर सकते हैं। कोशिश मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं बताऊंगा। ठीक, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें क्या होगा? एंजाइम रिप्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्ट इंजेक्शन से फंक्शनल एडीए उसको दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें टेम्परेरी है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इनसे ये बीमारी परमानेंट ठीक नहीं होती है ना, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। परमानेंट इनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक नहीं होती, बस काम चलाने वाली बात है। ठीक है, तो क्या है एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ आगे? एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी। अब आएगा थोड़ा जीन थेरेपी वाला सिस्टम अपना। देखो, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी। क्या है? हमने क्या है? लिम्फोसाइट, जो पेशेंट है ना जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी है, हमने क्या किया? उसके लिम्फोसाइट निकाल लिए, है ना, बिल्कुल देसी भाषा में समझो, उसके लिम्फोसाइट हमने निकाल दिए। अब उस लिम्फोसाइट में क्या किया? हमने एडीए डाल दिया, और एडीए डाल दिया तो क्या है? वो अंदर जाके फिर से उसके लिम्फोसाइट हमने उसके अंदर डाल दिए, फिर वो यूज होते रहेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार जो लिम्फोसाइट है जिसमें हमने वो एडीए डाला है, ये लिम्फोसाइट कभी ना कभी कुछ दिन बाद क्या है? टपक जाएंगे, इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा। तो अब क्या है? हमें दोबारा से नए लिम्फोसाइट बनेंगे, वो दोबारा से निकालने पड़ेंगे, फिर दोबारा से एडीए डालना पड़ेगा। एक तरीके से ऐसे है कि मान लो किसी को कोई बीमारी है तो डेली उसको टैबलेट खानी है, वो टैबलेट खानी बंद कर दी तो बीमारी गई, है ना, उसको डेली टैबलेट खानी पड़ेंगी। एक तरीके से ये चीजें। बट एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब क्या है? सिंपल भाषा में ये है, अगर हम ये जो सारी चीजें है ना बायोटेक्नोलॉजी का यूज अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर दें तो क्या है? बीमारी ये कंप्लीटली ठीक हो सकती है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ठीक है, परमानेंटली क्योरेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है आरएनए के साथ हमने इंटरफेयर कर दिया। किसकी आरएनए के साथ किया, क्यों किया, वो हम बात अब करने वाले हैं। देखो, टोबैको, मान लो तंबाकू की खेती करता है कोई। अब इस तंबाकू की खेती में एक निमेटोड है जिसका नाम है मिलोइडिगिनी इनकोग्नेशिया। ये उस खेती को बर्बाद करता है। ये वाला निमेटोड तंबाकू की खेती को बर्बाद करता है, पहली बात। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हम क्या ऐसा कर दें कि हम क्या है इस निमेटोड से अपनी खेती को बचा लें।
है ना। और ऐसा नहीं है बार बार पेस्टिसाइड करें कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ही निकाल देते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मिलर्डिग्नी इनकोग्निशिया की क्या है, हम इसमें क्या है प्रोटीन ही नहीं बनने देंगे। देखो प्रोटीन कैसे बनता है, मैसेंजर आरएनए से, तो हम इसकी मैसेंजर आरएनए को ही क्या कर देंगे, एक तरीके से ब्लॉक कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या है, इस निमेटोड के अंदर प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये उड़ जाएगा, टपक जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये है अपना प्रोसेस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो अपना टारगेट क्या है कि जो निमेटोड है मिलर्डिग्नी इनकोग्निशिया, इसकी मैसेंजर आरएनए को खत्म करना है, ब्लॉक करना है, ताकि ये प्रोटीन ना बना पाए और ये उड़ जाए, अपना इंसेक्ट जो है खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अपना प्लांट है, टोबैको प्लांट है, उसके अंदर कोई डीएनए डाल देंगे, किसका यूज करके, वेक्टर का यूज करके, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके टोबैको प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, डीएनए डाल देंगे, ठीक है। अब वो डीएनए सेंस आरएनए भी बनाएगा, एंटी सेंस भी बनाएगा, ठीक है। अब ये जो एंटी सेंस आरएनए है, एंटी सेंस आरएनए है, ये क्या करती है, आपको जोड़ तोड़ बता रहा हूं मैं। एंटी सेंस आरएनए क्या करेगी, जो वो निमेटोड की मैसेंजर आरएनए थी उसके साथ क्या है, बाइंड कर जाएगी। बाइंड करने से क्या है, निमेटोड की मैसेंजर आरएनए क्या हो गई, एक तरीके से साइलेंस हो गई, है ना, ब्लॉक हो गई, वहां पे प्रोटीन नहीं बन पाएगा और क्या है, निमेटोड का काम तमाम हो जाएगा। अब देखो ये एक बात की गई है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम बीमारियों का जल्दी पता लगा सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, किसी इंसान को कोई बीमारी है, किसी वायरस की वजह से है, किसी वायरस की वजह से, ठीक है। तो अगर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी वाली जो प्रोसेस है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे और पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, है ना। और ब्लड यूरिन सैंपल में है ना, जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वायरस है ना, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी, है ना। मतलब क्या है, बीमारी जब बढ़ जाएगी तब जाके डिटेक्ट होगी, तब इलाज भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली काम आती है प्रोसेस, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, एलिजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेटस है। तो ये क्या है, ये फास्ट है, स्मार्ट टेक्निक, एक तरीके से स्मार्ट टेक्निक है कि बीमारी हुई ही थी, थोड़े से वायरस प्रेजेंट थे और उन्होंने फिर भी डिटेक्ट कर लिया, फिर भी इन्होंने डिटेक्ट कर लिया। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है ना, कि कम लेवल पे बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है ना। बीमारी बढ़ जाएगी तब उसको डिटेक्ट करोगे आप ब्लड सैंपल वो लेके, तो वो ऐसी तैसी हो जाएगी इंसान की, ठीक है। तो ये वही बातें बताई गई है कि वी हैव टू डिटेक्ट पैथोजेंस एट वेरी लो कंसंट्रेशन, कि पैथोजेंस की लो कंसंट्रेशन पे उनको डिटेक्ट करना जरूरी है। और इसे कैसा हो सकता है, पीसीआर से, क्योंकि पीसीआर क्या है, एम्पलीफाई है ना, मल्टीपल कॉपीज बना के उसको क्या करवा देगी, डिटेक्ट करवा देगी, ठीक। एक यहाँ पे एलिजा के बारे में कुछ थोड़ा याद रखना यहाँ पे, कि एलिजा की एक तो फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटस है, और एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ये एलिजा है किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिजा किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नेक्स्ट है अपना ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, सिंपल भाषा में, जिसके डीएनए के साथ क्या है, छेड़छाड़ की गई है, मैनिपुलेशन किया गया है। जाहिर सी बात है, हम जानबूझ के कर रहे हैं तो अपने किसी फायदे के लिए ही कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो किसी चूहे में मैंने कोई जीन डाल दिया कि मैं उस जीन का रिजल्ट चाहता हूं उस चूहे से, तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी में याद करने वाली इसमें ठीक ठाक चीजें दी गई है ना। जैसे क्या दी गई है कि ह्यूमन प्रोटीन कौन सा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, एनसीईआरटी की बात है ये, ठीक है। और क्या है, ट्रांसजेनिक माइस है, ट्रांसजेनिक माइस किस लिए यूज किए जाते हैं, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी चेक करने के लिए, है ना। देखो लोगों में पोलियो वैक्सीन लाने से पहले उसको बहुत बार चेक किया जाता है, तो किन पे, ट्रांसजेनिक माइस पे, इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। और क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम रोजी कब बनी, 1997 में। दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन, एक तो नाम का रोजी, एक 1997 वाला, ठीक है। अब इस काऊ की खास बात क्या है कि इसके दूध में अच्छा खासा क्या है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई है, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और क्या है ये खास बात क्या है, सीधी सी बात है, ये वाली चीज, ये वाला प्रोटीन इसमें ज्यादा है तो इसका दूध अच्छा हो गया, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड इसका मिल्क हो गया,
ठीक है, ये थी ट्रांसजेनिक में याद करने वाली अपनी बातें। लास्ट अपना इस चैप्टर का टॉपिक है बायो पायरेसी, है ना। पायरेसी सबको पता है, पायरेसी मतलब लीकेज, है ना। कोई भी मूवी रिलीज हुई, है ना, वो थिएटर से पहले अपने टेलीग्राम पे आ गई, वो अपनी पायरेसी होती है। तो बायो आ गया मतलब बायो रिसोर्सेज, मतलब बायो रिसोर्सेज की पायरेसी की यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, है ना। मान लो कोई पेड़ पौधे हैं या नीम है, हल्दी है, वो इंडिया की है ना, वो है इंडिया की, बट बाहर से लोग आए, अमेरिका से लोग आए और उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई हल्दी तो हमारी है, उन्होंने पेटेंट करा लिया। तो ये एक तरीके से बायो पायरेसी ही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो राइस की क्या है, इंडिया में 2 लाख वैरायटी है, और सिर्फ बासमती चावल की बात करें तो 27 वैरायटी है, ठीक है। तो 1997 में हुआ क्या था, देखो इंडिया वाले क्या थे, थोड़ी सी पीछे थे इन चीजों में, और अमेरिका वाले थोड़ी आगे थे। तो उन्होंने क्या किया, बासमती राइस के ऊपर क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, है ना, कि ये हमारा चावल है, और असलियत में है कहां का, वो इंडिया का है। तो कुछ इस तरीके की चीजें ही बायो पायरेसी है ना, कि है कहां का, करा किसी ने लिया, इस तरीके से। और इसी तरीके की चीजें किसे, हल्दी के साथ की गई, नीम के साथ की गई। अब हल्दी और नीम तो इंडिया के थे, है ना, बस वही है, इतनी तेज नहीं थे इंडिया वाले उस टाइम पे, तो बाहर वाले उसको पेटेंट करा रहे थे, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं। और क्या है, ये एक तो फुल फॉर्म इसमें याद रखनी है, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये एक फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। और ये करती क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, मतलब जो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें जो देख रेख करेगी बेसिकली, है ना। और क्या चेक करेगी, फॉर एग्जांपल हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वैक्सीन बना दी कोई, अब वो वैक्सीन पब्लिक में कब लाई जाए, उसकी पहले टेस्टिंग की जानी चाहिए, उसके रिजल्ट देखे जाने चाहिए, तो ये सब की देखरेख करती है। देखो मेजर एबायोटिक फैक्टर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, कौन से टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। देखो जो एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं वो है यूरीथर्मल, और स्टीनोथर्मल मतलब जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह पाते हैं सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, और कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देखो इसको ऐसे याद रखना, HW हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। HW मतलब हाइबरनेशन है विंटर स्लीप, इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है बियर्स में होती है, ठीक है। और एस्टिवेशन है समर स्लीप, इसका एग्जांपल है स्नेल्स एंड फिश। ये बहुत अच्छा माइग्रेशन का एग्जांपल है, जो साइबेरिया के बर्ड्स होते हैं या ठंडे इलाके के बर्ड्स हैं, वो माइग्रेट करके कहां आएंगे, कियोलाडो नेशनल पार्क, जो कहां पे है, भरतपुर, और भरतपुर कहां है, राजस्थान में। अब नेक्स्ट देखो डायपोज, ये एनसीईआरटी में दी हुई। देखो डायपोज स्टेज क्या होती है, डायपोज स्टेज होती है सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज, है ना। जब अपनी डेवलपमेंट सस्पेंड कर दी जाए वो होगी डायपोज स्टेज, और ये कौन शो करता है, जू प्लांक्टन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एक्वाटिक मैमल्स है ना, सील्स क्या होती है, एक्वाटिक मैमल्स होती है, और इनमें क्या होता है, ठंड से बचने के लिए, अब ये ठंडे पानी में है तो ठंड से बचने के लिए इनमें एक फैट की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर, ठीक है। अब एक है ये डेजर्ट लीजर्ड, जो डेजर्ट लीजर्ड है वो बिहेवियर मीन शो करती है। अब इसका मतलब समझो, देखो हम हैं मान लो ह्यूमन है, हमें जब ठंड लगती है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक शिवरिंग करने लगता है ना, कांपने लगता है, ठीक बात है। और गर्मी में क्या होता है, हम चाहे या ना चाहे हमें पसीना आ जाता है, तो वो क्या है, वो है फिजियोलॉजिकल मीन, है ना, हमारा है फिजियोलॉजिकल, मतलब हम कुछ करें या ना करें, पसीना या कांपना वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब डेजर्ट लिजर्ड के पास ये थोड़ी बेचारी सी है, इसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपने बिहेवियर में चेंज लाती है। अपने बिहेवियर में कैसे, जैसे इसको ठंड लग रही है तो धूप में खड़ी हो जाएगी, इसको गर्मी लग रही है तो कहां, अपने शेड में चली जाएगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या होता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट के मैमल्स हैं उनके ईयर एंड लिम्स साइज में छोटे होते हैं, और ये किस लिए होता है, ये हीट लॉस से बचने के लिए होता है ना, कि कम से कम हीट लॉस हो, ठीक है। नेक्स्ट है देखो ये पॉपुलेशन, ये एज पिरामिड दिए हुए पॉपुलेशन के, इनको कैसे याद रखना है, देखो
ये देखो सबसे बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, तो ये तो एक्सपेंडिंग। और स्टेबल है, देखो स्टेबल नाम से ही पता लग रहा है कि इसका बेस बहुत स्टेबल है, मतलब बेस में दो पत्थर बिल्कुल सेम साइज के हैं, है ना, बेस बहुत स्टेबल है, तो ऐसे पहचान में आ जाएगी स्टेबल। और डेक्लाइनिंग तो ऐसे शलगम के जैसी है, ऊपर से पतली, नीचे से पतली, बीच में मोटी, है ना, ये है अपनी डेक्लाइनिंग। अब देखो ये होता है, ये देखो बीच में है ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरह से पॉपुलेशन समझो। अब देखो नेटैलिटी होता है जन्म लेना, बर्थ, अब बर्थ हुआ तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, है ना, एंट्री मारेगा। और मोर्टेलिटी मतलब कोई मर गया तो वो पॉपुलेशन से आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। और इधर देखो एमिग्रेशन मतलब कोई विदेश से हमारे देश में आया तो उसने पॉपुलेशन को बढ़ाया, एंट्री मारी। और एमिग्रेशन क्या होता है, मतलब अपने देश से कोई बाहर देश चला गया तो वो मतलब पॉपुलेशन से निकल गया, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ कर्व होती है वो होती है दो टाइप की, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक। अब नाम से ही पता लग रहा है लॉजिक मतलब ये लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है कि इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, है ना, और अनलिमिटेड रिसोर्स। अब आपके पास आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है, तो ये लॉजिस्टिक है, ये मतलब एक्सपोनेंशियल है। अब देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझते हैं। म्यूचुअलिज्म नाम से ही पता लग रहा है, म्यूचुअल मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का फायदा। कंपटीशन, दो लोग आपस में सिर टकरा के लड़ रहे हैं तो दोनों का नुकसान होगा, ठीक है। प्रीडेशन, इसको ऐसे समझो, एक शेर ने एक हिरन को खा लिया तो शेर का हुआ फायदा और हिरन का हुआ नुकसान। और पैरासिटिज्म का एग्जांपल है लड़कियों के लिए, हाँ लड़के इस पे ध्यान मत देना, देखो लड़कियों के सिर में जूं चल रही है तो जूं का हो रहा है फायदा, लड़कियों का हो रहा है नुकसान। और कमेंसलिज्म का एग्जांपल है लड़कों के लिए, लड़कियां इस पे ध्यान ना दे। देखो कमेंट से, इससे कमेंट याद रखना कि कमिटमेंट, है ना, कमेंसलिज्म से याद आएगा कमिटमेंट। लड़के जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो चाहे उनका कोई भी फायदा ना हो वो दूसरों का फायदा जरूर करते हैं, है ना। कमिटमेंट एक बार लड़कों ने कर दी तो चाहे उनका जीरो फायदा हो पर वो दूसरों का फायदा जरूर करेंगे। अब अमेंसलिज्म का फिर से लड़कियों से याद रखना है कि चाहे खुद को कुछ ना मिले पर दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए, है ना। अब लड़कियां कमेंट्स में बगावत नहीं करेंगी, है ना। और देखो अब एक एक करके इनका जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कर लेते हैं। देखो प्रीडेशन के कौन से एग्जांपल दिए हुए, देखो प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको कंट्रोल किया गया किसके द्वारा, कैक्टस फीडिंग मोथ के द्वारा, ठीक है। अब एक ये प्रीडेशन की जो अच्छी बात बताई हुई है इसमें कि स्टारफिश है, जो पिजास्टर स्टारफिश है अमेरिका में, अगर उसको हम उस लेक या पॉन्ड से निकाल देते हैं तो 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीशी भी इसके साथ ही गायब हो जाती है। मतलब इसमें कुल मिला के दोनों में प्रीडेशन का फायदा बताया है, ठीक है। अब देखो कमेंसलिज्म के एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, ऑर्किड ऑन मैंगो, बार्नेकल ऑन वेल, कैटल एग्रेट, कैटल एंड सी एनिमोनिया एंड क्लाउन फिश, ठीक है। और कंपटीशन के कौन से एग्जांपल हैं, एबिंगटन टोर्टोइज, ये एक्सटिंक्ट हो गए किसकी वजह से, गोट की वजह से। और सेकंड एग्जांपल है सुपीरियर बार्नेकल, जो बेलेनस है उसने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब निकाल दिया किसको, इन्फीरियर बार्नेकल कैथेमेलस को, ठीक है। क्यों, ये सुपीरियर है ये इन्फीरियर है तो इसको भगा देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हैं लाइकन जो फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच होता है, माइकोराइजा जो फंजाई और प्लांट के बीच होता है, और प्लांट एंड एनिमल एंड फिग एंड वास्प, ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है ना। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल है, प्लांट एनिमल का, फिग एंड वास्प का ऐसे समझो, प्लांट जो है वो क्या करेगा, उस जो भी इंसेक्ट है या एनिमल है जो भी है उसको क्या करेगा, खाना पीना दे देगा, नेक्टार पीने के लिए दे देगा, है ना, अंडे के लिए जगह दे देगा, और बदले में एनिमल क्या करेगा, उसकी पॉलिनेशन कर देगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और पैरासिटिज्म के ये हैं, देखो ह्यूमन में कौन से हैं, लिवर फ्लूक मलेरिया, मरीन फिश पे एक्टोपैरासाइट होता है कोपपोड्स, और कैस्केटा अमरबेल जो होती है वो दूसरे प्लांट्स पे पैरासिटिक होती है। कवर करने वाले हैं। तो देखो बायोडाइवर्सिटी को शो करते हुए एनसीईआरटी में सबसे पहले ये दिए हुए है ना कि किसकी कितनी स्पीशी है ना। ऑर्किड्स की कितनी है 20,000 20,000 स्पीशी, एंट्स की कितनी 20,000 स्पीशी, फिश की कितनी है 28,000 स्पीशी, और बीटल्स की कितनी है 3 लाख स्पीशी, 3 लाख स्पीशी, ठीक है। अब इसके आगे हम चले तो हमें क्या मिला, बायोडाइवर्सिटी टर्म मिली, है ना। तो सबसे पहली बात यहां याद जो आपको रखनी है वो है कि
बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ना, जो शब्द है, जो टर्म है, वो किसने दी? एडवर्ड विल्सन ने दी। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे वैसे ही चलेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल पे डिस्क्राइब किया गया। बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल पे डिस्क्राइब किया गया। कौन से? जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। अब बारी बारी से बात करेंगे कि जेनेटिक वाले में क्या दिया हुआ है, स्पीशी वाले में क्या है और इकोलॉजिकल वाले में क्या है। सबसे पहले है जेनेटिक लेवल पे, है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। 3 चीजें देखो, इसमें क्या दिखा रहा है? देखो, एक प्लांट होता है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। एक प्लांट है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। अब ये प्लांट एक केमिकल को बनाता है, ये प्लांट एक केमिकल की सिक्रीशन करता है जिसका नाम है रेजर पाइन, जिसका नाम है रेजर पाइन, ठीक है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि ये रेजर पाइन की जो पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। मान लो शिमला में ये प्लांट लगा हुआ है, शिमला के अंदर, है ना, तो उसमें जो ये रेजर पाइन होगा वो अलग तरीके का होगा। और मान लो मनाली में लगा हुआ है, मनाली में ये अलग तरीके का होगा। और मान लो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, वहां पे ये अलग तरीके का होगा। मतलब कहना ये चाह रहा है कि हिमालय पहाड़ों में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इस प्लांट के रेजर पाइन है ना, जो इसकी कंसंट्रेशन और पोटेंसी भी क्या है? पोटेंसी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये दिखाना चाह रहा है कि वो डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग दिखाना चाह रहा है। और क्या याद रखना है आपको कि इंडिया में राइस की 50,000 से ज्यादा अलग अलग स्ट्रेन्स हैं और मैंगो की कितनी? 1000 वैरायटी। देखो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरमिक्स कर दोगे, तो ऐसे याद रखना। देखो, राइस क्या छोटा सा होता है, राइस छोटा सा होता है तो उसकी स्ट्रेन्स भी क्या है? बहुत ज्यादा है। मैंगो थोड़ा साइज में बड़ा होता है तो उसकी कम है। तो इसको थोड़ा ऐसे याद रखना। यहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी में अपने को 3 बातें याद रखनी है। तो राउवोल्फिया वोमिटोरिया जिसका केमिकल क्या है? रेजर पाइन, है ना। दूसरी कौन सी? राइस। और तीसरी कौन सी? मैंगो, है ना। राइस की कितनी ज्यादा होंगी? 50,000 से भी ज्यादा, और मैंगो की 1000, ठीक है। ये अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी पे, ठीक है। इसमें एक सिंपल सी बात दी हुई है एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, यही आपको याद रखना है। वो क्या बोलना चाह रहा है कि वेस्टर्न घाट में अम्फीबिया की ज्यादा स्पीशी है। किससे? ईस्टर्न घाट से। सिंपल सी बात है, एम्फीबिया की जो स्पीशीज हैं वो वेस्टर्न घाट में ज्यादा है, ईस्टर्न घाट में कम है। इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें याद नहीं रखना। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सिर्फ ये दिया हुआ है, कि इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। किससे? एक स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जैसे कि नॉर्वे, है ना। नॉर्वे जैसी कंट्री से इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। ये सिंपल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्पीशी की बात कर रहे हैं कि स्पीशी टोटल कितनी है ना। अब वो हमसे पूछ रहा है कि पूरी दुनिया में टोटल स्पीशी कितनी है। तो IUCN 2004 इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितनी स्पीशी है? 1.5 मिलियन स्पीशी है। बट रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी है? 7 मिलियन स्पीशी है। हम फिर से इसको करेंगे कि स्पीशी टोटल कितनी है दुनिया में। तो IUCN के अकॉर्डिंग कितनी है? 1.5 मिलियन। बट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट मे, उनके अकॉर्डिंग कितनी है? 7 मिलियन है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब एक बात हमें यहां पे याद रखनी है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि टेम्परेट रीजन में जो ये स्पीशी की डिस्कवरीज है ना, टेम्परेट रीजन में ये कुछ मान सकते हैं कि कंप्लीट तरीके से हो गई। बट ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारी ऐसी स्पीशी हैं जिनका अपने को पता ही नहीं चल रहा, मतलब वो उनकी डिस्कवरी अभी होनी है, वो अभी डिस्कवर नहीं हुई है ना। ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा है कि टेम्परेट रीजन में जो खोज है, जो आविष्कार है, जो डिस्कवरी है, वो स्पीशीज की लगभग कंप्लीट है। और ट्रॉपिकल में बहुत सारी ऐसी स्पीशी हैं जिनका अपने को पता ही नहीं, उनकी डिस्कवरी अभी होनी है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पूरा मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया कि टोटल जितनी स्पीशी हैं उसमें से 70% क्या है? एनिमल्स है। देखो, टोटल जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें से 70% क्या है? अपने एनिमल्स हैं, और 22% क्या है? लगभग प्लांट्स हैं, और बाकी जो बच गया वो बाकी सारी स्पीशी में आ गई, ठीक है। अब एनिमल्स में भी, टोटल एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी इंसेक्ट जो है वो 70% है, और बाकी के जो एनिमल बचे वो 30% में आएंगे। हम इसको एक बार फिर से करेंगे। देखो, अपने पास टोटल स्पीशी है, टोटल दुनिया में जितनी भी स्पीशी है उसके 70% क्या है? एनिमल्स हैं, 22
2% प्लांट्स है, ठीक है। और एनिमल्स, टोटल एनिमल्स की बात करें तो टोटल एनिमल्स से भी इंसेक्ट जो है वो 70% है और बाकी के जितने भी बच गए और 30% है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में जो भी डाटा दिया हुआ है अपना यहां पे है। इंडिया के बारे में देखो, इंडिया के बारे में सबसे पहली बात कि इंडिया पूरी दुनिया का कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 2.4%, ठीक है। इंडिया पूरी दुनिया का 2.4% एरिया कवर करता है। और स्पीशी की कंट्रीब्यूशन कितनी है उसकी, 8.1%। मतलब देख लो इंडिया की यहां खास बात है ना, ये इंडिया की एक अच्छी बात है कि वो एरिया कितना कवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2.4%। और स्पीशी की परसेंटेज कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8.1%, ठीक है। अब इंडिया में एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो एनिमल्स की लगभग 90,000 स्पीशीज इंडिया के अंदर है और प्लांट्स की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लगभग इससे आधी मतलब 45,000 के आसपास स्पीशी प्लांट की है ना। और राइस और मैंगो की तो हम कर चुके हैं, राइस की कितनी 50,000 और मैंगो की 1000 वैरायटी, ठीक है। अब देखो ये चक्रे अपने को याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे इसमें कुछ भी याद नहीं करना, मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो एनिमल किंगडम चैप्टर को याद करो एक बार एनिमल किंगडम चैप्टर को याद करो। वहां पे वर्टिब्रेट्स में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम फिश के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम एम्फीबिया के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम रेप्टाइल, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। एनसीईआरटी वाला फ्लो ही चिपका दो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, वर्टिब्रेट्स वाला अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हमने बात की थी कि टोटल एनिमल्स का 70% क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा किसका आ गया एरिया, इंसेक्ट का आ गया। अब देखो यहां मजे की बात देखो जो क्रस्टेशियन होते हैं, क्रस्टेशियन वो क्या होते हैं, अर्थ्रोपोड्स होते हैं। और इंसेक्ट भी किसके अंदर आते हैं, अर्थ्रोपोड्स के अंदर। क्रस्टेशियंस भी क्या होते हैं, अर्थ्रोपोड होते हैं। और इंसेक्ट भी किसके अंडर आएंगे, अर्थ्रोपोड के अंदर, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, सिंपल सी ट्रिक ये है कि मोलस्का को दो अर्थ्रोपोड के बीच फिट कर दो। मोलस्का को, है ना, सिंपल है ना, मोलस्का को दो अर्थ्रोपोड्स के बीच फिट कर दो और यहां पे आ जाएंगे बाकी के जो भी एनिमल बचे, अदर एनिमल्स, ठीक है। अब लास्ट है ये प्लांट्स वाला, इसको कैसे याद करें। देखो सिंपल सी ट्रिक है, मैं फिर से फैन लेने अली के पास गया। देखो मेरे पास फैन नहीं है, मेरे पास पंखा खुद का है नहीं, मेरा दोस्त है एक अली, है ना। मैं जब भी पंखे की जरूरत पड़ती है मैं उससे फैन ले आता हूं ना, फिर से ले आता हूं, फिर से ले आता हूं, फिर से ले आता हूं। तो मैं फिर से फैन लेने अली के पास गया। देखो मैं फिर से मतलब एम से मोसिस, फिर से मतलब फंस, और फैन मतलब देखो एफ से फंजाई और एन एनजीओ, है ना, ये हो गया फैन। और अली मतलब ए से हो गया एल्गी और ली मतलब लाइकन, अली, ठीक है। ये सिंपल सा है। नेक्स्ट है रीसेंट एक्सटिंक्शन, है ना। कौन कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, डोडो कहां से, मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाओ कहां से, रशिया से। और ये अपने को याद रखना है कि बाली जावन कैस्पियन किसकी सब स्पीशी है, टाइगर की सब स्पीशी है। देखो इसमें थोड़ा सा फंडा लगा लेना। देखो ये है डीएम होता है ना, कि क्या बोलते हैं उसको, इंस्टा पे डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज होता है शायद, है ना। ये हो गया डीएम अपना, डोडो मॉरिशस, ठीक है। और ये क्वेश्चन एंड आंसर कर देना, क्वागा अफ्रीका, क्वेश्चन एंड आंसर। अब आप बोलोगे कि ए से तो ऑस्ट्रेलिया में आ रहा, तो सिंपल सा इसको ऐसे याद रखना। देखो टी फॉर थाइलासीन, टी फॉर टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा कि आपको पता हो, अगर ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है, लगभग गर्मी रहती है ना। जैसे यूरोपियन कंट्री में ठंड रहती है, रशिया में भी ठंड रहती है, अपने देश में ठंड भी है, गर्मी भी है, पर ऑस्ट्रेलिया में क्या है, नॉर्मली गर्मी रहती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है। तो टी से टेम्परेचर ये याद आ जाएगा, ठीक है। स्टीलर सिकाओ से रशिया कैसे याद रहेगा, देखो आपने देखा होगा सोवियत यूनियन रूस, है ना, आपने सुना होगा हिंदी में भी सोवियत यूनियन रूस, ये सुना होगा। तो सोवियत से याद आ जाएगा स्टीलर सिकाओ रशिया, ठीक है। और ये देखो नाम से ही पता लग रहा है कि ये टाइगर की है ना, बाली जावन कैस्पियन, लग नहीं रहा हो कि शेर हैं, चीते हैं, बाघ हैं, जो भी आप, है ना, टाइगर अपने को याद आ ही जाएगा कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये एनसीईआरटी में दिया है सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। देखो ये क्या है, इसमें क्या बताया गया कि मान लो पहला एक्सटिंक्शन हुआ पूरी दुनिया में, जो स्पीशी थी खत्म होगी, है ना, फिर नई स्पीशी आई, है ना, दोबारा से, फिर दूसरा एक्सटिंक्शन आया, फिर से वो खत्म होगी, फिर तीसरा आया, फिर से सारी खत्म होगी, फिर है ना। अब तो बात करते हैं कि 5 एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब जो चल रहा है वो छठा चल रहा है, सिक्स्थ चल रहा है, ठीक है। और सिक्स्थ क्या है, बहुत तेजी से चल रहा है ना। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा
हुआ है कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन की जो स्पीड है वो पिछले वालों से कितने 100 से 1000 गुना ज्यादा है, तेज आ रहा है। ठीक है, और क्या है, और साइंटिस्ट ने या बोलो इकोलॉजिस्ट ने क्या वार्निंग दी है कि अगले 100 सालों के अंदर अपनी क्या है जो स्पीशीज जितनी टोटल है उसकी आधी, उसकी हाफ क्या है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ एनसीईआरटी की चीजें याद रखनी है। अब देखो इस चैप्टर में अपनी एनसीईआरटी में ये 3 साइंटिस्ट दिए है ना, और हम अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया था, है ना। ये 3 साइंटिस्ट कौन से, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और एक डेविड टिलमैन और एक पॉल एरलिक। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, स्पीशीज वर्सेस एरिया का रिलेशन दिया था ना, जो ग्राफ दिया हुआ है। और डेविड टिलमैन ने क्या बताया था, स्पीशी एंड बायोमास का रिलेशन बताया था। और पॉल एरलिक ने क्या बताया था, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या है असल में जो इन्होंने बोला। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेविड टिलमैन ने क्या बोला। देखो डेविड टिलमैन ने सिंपली क्या बोला था कि जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी उसमें वेरिएशन भी कम आएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, है ना। मतलब क्या कहना चाहता है कि जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है उसमें आप, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ गया और पूरा सिस्टम ही हिल गया, है ना, सब बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होगा। वहां पे स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, मतलब वेरिएशन भी कम आएगी ईयर टू ईयर, है ना, और क्या है वहां की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये डेविड टिलमैन ने बोला। नेक्स्ट है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था, पॉल एरलिक ने दिया था। देखो बहुत सिंपल है। देखो एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को हमने बोल दिया क्या, इकोसिस्टम बोल दिया, और एरोप्लेन जो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना है उनको हमने बोल दिया स्पीशीज बोल दिया ना, कि स्पीशीज, सारी स्पीशीज से मिलकर क्या बना है, अपना इकोसिस्टम बना है। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि सारी स्पीशी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का, देखो एरोप्लेन में हर एक पार्ट, जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर एरोप्लेन बना है, हर एक पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। हम किसी भी पार्ट को उसमें से गायब कर देंगे तो कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। तो ऐसे ही स्पीशीज के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि हर एक स्पीशी अपने इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 स्पीशी को गायब कर दो, एक्सटिंक्ट कर दो, है ना, तो तुमको कुछ गड़बड़ी तो आएगी। ठीक है, और एक चीज यहां क्या याद रखनी है कि राइवेट्स ऑन द विंग्स, मतलब पंखों के ऊपर नट बोल्ट जो लगे हुए हैं, कुछ भी बोल लो, है ना, कि पंख अपने लिए ज्यादा जरूरी है एरोप्लेन में, तो उनको क्या बोला उन्होंने, की स्पीशी बोला है ना, कि टोटल स्पीशी जितनी है उनमें से कुछ ऐसी स्पीशी होती हैं जो की स्पीशी होती हैं, जिनका रोल इकोसिस्टम में ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसने दिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है ना, स्पीशीज वर्सेस एरिया का। अब इसमें दिखाया क्या है, देखो ये अपनी स्पीशी रिचनेस है और ये है एरिया। ठीक है, उन्होंने बोला क्या है, देखो एरिया बढ़ता जाएगा, स्पीशी बढ़ती जाएंगी, एरिया बढ़ता जाएगा, स्पीशी बढ़ती जाएंगी, एरिया बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा एरिया हो रहा है स्पीशीज भी उतनी ज्यादा हो रही है ना। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उससे आगे अब स्पीशी नहीं बढ़ सकती, ये स्पीशी की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम लेवल, एक सैचुरेशन आ जाएगी। अब आप कितना भी एरिया बढ़ा लो, इससे ज्यादा स्पीशी नहीं बढ़ेंगी, ये मैक्सिमम संख्या उनकी आ चुकी है। ठीक है, और ये इक्वेशन होती है अपनी, है ना। इस इक्वेशन में क्या है, देखो एस क्या है, अपनी स्पीशीज है, ए क्या है, अपना एरिया है, जेड क्या है, अपनी स्लोप है, सी क्या है, अपना कांस्टेंट है। तो स्लोप की बात की गई है। देखो स्लोप क्या है, स्मॉल एरिया में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, स्मॉल एरिया में स्लोप कितनी होती है, 0.1 से लेके 0.2, और लार्ज एरिया में कितनी, 0.6 से 1.2। ठीक है, और ये 1.15 किसकी दी हुई है स्लोप, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, किसकी, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना, कि मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो 4 रीजन अपने पास यहां दिए हुए हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब आपने नोटिस की हो यहां पे एक बात कि मैंने हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के ऊपर एक रेड कलर का स्टार लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये पहले नीट में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इन पे एक एक करके बात करते हैं कि इनके बारे में दिया क्या हुआ है एनसीईआरटी में। देखो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाले पैरा में क्या दिया हुआ है, अपने मेनली क्या है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दिए हुए हैं। तो इसके बारे में दिया क्या हुआ है, देखो पहले की पास्ट की बात कर रहे हैं कि पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी अर्थ का कितना पार्ट कवर करते थे, कितना एरिया, 14% कवर करते थे।
थे, बट अब सिर्फ कितना करते हैं, 6% ही कवर करते हैं ना, कम हो गए, सिंपल सी बात है। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लानेट भी बोला जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा वहां पे क्या है, फॉरेस्ट है, तो ऑक्सीजन बहुत प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन का मतलब इसीलिए उनको लंग्स बोल दिया जाता है। ठीक है, अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा किस लिए जा रहा है, काटा है ना, देखो कितने कम कर दिए, धीरे धीरे हम उनको काटते जा रहे हैं, क्यों काटते जा रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए, ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन है अपना ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से 2 स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक स्टीलर सी काऊ, एक पैसेंजर पिजन, स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन। नेक्स्ट है एलियन स्पीशी इन्वेजन। देखो सिंपल सी बात है, देखो मैंने कैसे लिखा है, देखो रेड कलर के जो है ना, रेड कलर में मैंने लिखे हैं, इधर रेड कलर की मार्किंग की है, उधर ब्लू कलर की मिली है। ठीक है, ये है अपनी क्या है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, किसकी वजह से, ब्लू वाली की वजह से। देखो किक्लिड फिश किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुई, नाइल पर्च की वजह से। इंडिजिनस कैटफिश किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुई, अफ्रीकन कैटफिश की वजह से। नेटिव स्पीशी, प्लांट्स की जो नेटिव स्पीशी है किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुई, पार्थेनियम एंड आइशोर्निया की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। देखो को एक्सटिंक्शन क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, को मतलब साथ में, को मतलब साथ में, एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्ट होना। मतलब क्या है, सीधी सीधी सी बात है कि अगर किसी का कोई साथी गया तो वो भी चला जाएगा, किसी के साथी की डेथ हुई तो वो भी मर जाएगा ना, को मतलब साथ में। तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप वाले जो केस हैं वो इसमें आ जाएंगे। ऑब्लिगेट मतलब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, यही तो होता है ऑब्लिगेटरी, कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, यही है ऑब्लिगेटरी। सिंपल सी बात है, एक गया दूसरा भी जाएगा, प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म है ना, उसमें होता है ना कि वो प्लांट उसी इंसेक्ट से, उसी टिपिकल इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराता है, अगर वो इंसेक्ट गया तो वो प्लांट भी जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये याद रखना, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जैसे इक्वाडोर है, उसमें क्या है, उसमें स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू टेम्परेट फॉरेस्ट है। सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वेस्कुलर प्लांट ज्यादा होंगे, टेम्परेट में कम होंगे, है ना। और यहां पे फॉरेस्ट का नाम याद रख लेना, इक्वेदर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा है, इक्वेदर है, और टेम्परेट कौन सा दिया हुआ है, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। और कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की स्पीशी कितनी ज्यादा होती है, 10 गुना ज्यादा होती है, एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, अब देखो, अब वो बात करते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों है ना, रीजन क्या है, मतलब हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें ना। सिंपल सी बात है, खत्म होने देते हैं, तो हमें बता रहे हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको खत्म नहीं होने दे सकते। तो अब बोल रहा है कि हमें बता रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके 3 तरीके से उसने बताया गया, एक तो नैरो यूटिलिटेरियन, एक ब्रॉड यूटिलिटेरियन और एक एथिकल। नैरो में क्या आ जाएगा, जैसे देखो प्लांट्स हैं, है ना, इतने सारे प्लांट्स हैं, हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, फाइबर प्रोवाइड कराते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें प्रोवाइड कराते हैं, है ना। देखो ये सब चीजें ना, फूड, फाइबर, मेडिसिन, ये सब चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं और हम उनका यूज करते हैं। तो इसी को सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं ना, कि हम प्लांट्स की क्या है, सर्विस का यूज कर रहे हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ब्रॉड में क्या आ जाएगा, 2 P2 याद रखना, इसमें P2 है ना, फोटोसिंथेसिस पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस पॉलिनेशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने को क्या क्या मिलेगा आपको पता ही है, हाँ। और पॉलिनेशन से क्या होगा, अब वो भी पता है, पॉलिनेशन से क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन, तभी तो फ्रूट बनेगा, सिंपल सी बात है। और एथिकल में आ जाएगा स्पिरिचुअल वैल्यू, है ना। स्पिरिचुअल मतलब मान लो अपने जो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए हमें क्या है, अच्छी ऑक्सीजन बचानी है ना, अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज बचाने हैं, इसमें सारा स्पिरिचुअल आ जाएगा। आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचो, वो क्या करेगी, है ना, मास्क लगा के घूमेंगे बेचारे सारे, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसी में बात दी हुई है कि जो 25% ड्रग्स है ना, वो कहां से मिलते हैं, प्लांट्स से ही ऑब्टेन होते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 25% ड्रग्स जो है वो प्लांट्स से ही ऑब्टेन होते हैं। एक ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि 25,000 स्पीशी ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन मेडिसिन बनाने में प्लांट्स की 25,000 स्पीशी तक यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब कंजर्वेशन पे बात करते हैं। एक है इन सिटू कंजर्वेशन,
कंजर्वेशन, इसके बाद आएगी एक्स सिटू कंजर्वेशन। देखो इन सिटू मतलब ऑन साइट, ऑन साइट देखो इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझना, कोई भी एनिमल है या प्लांट है तो वो नेचुरली जहां पे प्रेजेंट है हम उसको वहीं पे कंजर्व कर दें तो क्या हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन, और उसको हम उसके नेटिव प्लेस से उठा के कहीं और कंजर्व करें तो वो क्या हो जाएगा एक्स सिटू। तो इन सिटू में क्या आएगा अपने पास, हॉटस्पॉट्स आ जाएंगे जिनका नंबर कितना है 34, नेशनल पार्क आ जाएंगे जिनका नंबर कितना है 90, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे जिनका नंबर कितना है 14, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी जिनका नंबर कितना है 448, और सेक्रेड ग्रूव्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद है क्या एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट, है ना। जैसे जूलॉजिकल पार्क आपने देखा होगा, जू देखा होगा, चिड़ियाघर आपने देखा है, अब वहां पे चिड़ियाघर में शेर होता है। अब नेचुरली देखो, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर है चिड़ियाघर, अब शेर नेचुरली दिल्ली में तो नहीं पाया जाता ना, वो कहीं से उठा के लाया गया है, मतलब ऑफ साइट, है ना, और वहीं पे उसको कंजर्व कर देते उसके नेचुरल एरिया में, तो वो हो जाता है इन सिटू यानी ऑन साइट। तो ये है ऑफ साइट। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक्स हो गए, इसमें सीड बैंक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, एक होता है अर्थ समिट, एक होता है अर्थ समिट, एक होता है वर्ल्ड समिट, है ना। देखो अर्थ समिट कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो, कब हुआ था 1992, और वर्ल्ड समिट कहां पे होता है, जोहान्सबर्ग में होता है। जोहान्सबर्ग कहां पे, साउथ अफ्रीका में, सबको पता होना चाहिए, और ये कब होता 2002, है ना, इसके ठीक 10 साल बाद वर्ल्ड समिट हुआ था। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये एनसीईआरटी में दिखा हुआ है, इसको याद रख लेना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देखो अर्थ समिट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें ऑल नेशन मतलब सारे देशों ने, सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और वर्ल्ड समिट में लिखा हुआ है इसमें कितने 190 देश 190 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसमें वर्ल्ड समिट में क्या बोला गया कि 2010 तक, देखो 2002 में हुआ था, तो इसमें क्या बोला गया 2010 तक ये परिस्थितियां सुधारो, सुधारो मतलब बायोडाइवर्सिटी को सुधारो, अच्छा करो, इसको कंजर्व करो। ठीक है, अब देखो हॉटस्पॉट्स के बारे में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने पूरा इसमें उतार दिया। देखो इनिशियली हॉटस्पॉट्स का नंबर कितना था 25 था, अभी कितना हो गया, नाउ कितना 34 हो गया। देखो इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट्स हैं, 3 हॉटस्पॉट्स हैं। कौन से वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय। ठीक है, 3 हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय। देखो अब यहां पे मजे की बात क्या है कि हॉटस्पॉट्स जो हैं टोटल 34 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% से भी कम एरिया कवर करते हैं, बट स्पीसी रिचनेस क्या है उनकी बहुत ज्यादा होती है। अब यहां पे एक मस्त बात आप याद रखना कि एंडेमिज्म, है ना, एंडेमिक स्पीशी बहुत ज्यादा होती है हॉटस्पॉट्स में, एंडेमिक स्पीशी ज्यादा होती है हॉटस्पॉट्स में। ठीक है, अब देखो लास्ट में मैं आपको कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बातें यहां पे बता दूं। देखो इंडिया की इतनी अच्छी स्पीशीज रिचनेस है ना, इंडिया की इतनी अच्छी स्पीशीज रिचनेस है, इसीलिए इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के अंदर शामिल किया गया। पहली बात है ना। दूसरी जरूरी बात आपको जो याद रखनी है, देखो हॉटस्पॉट अपने को पता है कितने इंपॉर्टेंट है। देखो हॉटस्पॉट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर हम हॉटस्पॉट को मिटने से बचा लेते हैं, मतलब अगर हम हॉटस्पॉट्स को क्या है कंजर्व कर लेते हैं, तो हॉटस्पॉट में इतनी ज्यादा पावर है कि जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन मतलब जो स्पीशीज खत्म होती जा रही है, हॉटस्पॉट उनको 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, लास्ट बात इस चैप्टर की क्या है, देखो हमने सेक्रेड ग्रुप्स किए थे ना, सेक्रेड ग्रुप्स कहां पे, कंजर्वेशन में। अब सेक्रेड ग्रुप्स कहां पे है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और कहां पे सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। चैप्टर अपना यहां पे खत्म। पूरी एनसीईआरटी